हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ हिंदी। मैंने आपको उच्चारण के आधार पर मतलब उसके व्यंजन के दो भेद किए थे, उच्चारण और प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर मैंने आपको कम्प्लीटली करवा दिया था, लेकिन एक लास्ट वीडियो हम और बनाएंगे जिससे मुझे लगता है मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने प्राचीन आधार पर व्यंजन वर्गीकरण करवाया था, आधुनिक आधार पर करवाया था, फिर मैंने आपको वो सारणी के आधार पर बता दिया था कि ऐसे हम अलग करके इसको याद कर सकते हैं। अब मैं लास्ट कोशिश कर रही हूँ कि आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊं, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है और आप याद भी करोगे इसको जैसे मैंने बताया है। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। मैंने एक अपने हिसाब से डायग्राम बनाया है, उसको देखो। डायग्राम बनाने का उद्देश्य यही है कि जब कभी एग्ज़ाम होता है तो याद तो हमें करके जाना पड़ेगा ही, लेकिन डायग्राम से हम देखेंगे ना तो एकदम दिमाग में आ जाता है कि हाँ, उस इस साइड में हमने ये बनाया था, ये बनाया था। तो मतलब हमारा जो आंसर सेलेक्ट करना होता है ना, उसमें आसानी होगी और थोड़ा अलग भी होगा, तो याद करने में भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा तरीका है ये। देखो, वर्णों के उच्चारण स्थान है, इस आधार पे ये डायग्राम बनाई है। मतलब हमारे मुख के जो अलग अलग पार्ट होते हैं, जो व्यंजन वर्ण होता है वो जिससे टकराता है, जिस अंग से मुख के, उसी को हमने वो नाम दिया था। जैसे मूर्धन्य है, तालु है, कंठ है। लेकिन एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि छोटी क्लास के बच्चे अगर ये वीडियो देखें ना पहले वाले, तो डायग्राम से उसको बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसलिए देखो, हम शुरू करेंगे। देखो, ये हमारा डायग्राम है। इसमें हम इधर से लें तो देखो, ये नाक की जो नली होती है ना, मतलब मुख का ये, तो इसमें जो ये पार्ट होता है ये मुर्दा, मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे मुख में कहाँ पर ये मतलब मुर्दा भाग है। देखो, मुख में यहाँ पे जो हमारा मुख होता है, इसमें जो नलियाँ बनी होती है ना, आहार नाल के हिसाब से देखें तो यहाँ से होगा ये। इसमें जो ये पार्ट होता है इसको हम मुर्दा बोलेंगे। मुर्दा वर्ण मूर्धन्य होते हैं, मुर्दा वर्ण मूर्धन्य होते हैं। उसमें देखो ये आ जाएगा टय वर्ग। टय वर्ग का मतलब वो पांचों टह डण है, और स और र और री आएगा इसमें। फिर देखो, तालु का भाग मूर्धन्य से थोड़ा आगे, जैसे हमारे कंठ के अंदर में सब जो चीज़ जाती है ना आगे का, उससे थोड़ा ऊपर ये तालु का भाग होता है। मतलब तालु तालव्य वर्ण, इसमें च वर्ग आता है और ई आ जाता है। और ये देखो मूर्धन्य स, और इसमें ये को भी शामिल करेंगे हम, है ना। अब आगे देखो, ये बाद का काम है, इसको मैं बाद में समझाऊंगी आपको। अब देख लो, दंत देख लो। दंत के अंदर तय वर्ग आएगा, लय आएगा। देखो, मूर्धन्य में और तालु में हमने ये और रे ले लिया है, और दंत में लय आ जाएगा। ठीक है, और री आ जाएगा इसमें, री आ जाएगा। ये दंत का काम है, तो इसको दंत्य वर्ण बोलते हैं। इसके बाद में देखो, दंत हो गया, मूर्धन्य हो गया, तालु हो गया। इसके बाद में पहले हम वर्गीय जो वर्ण है ना उसको कवर करेंगे। देखो, कंठ है, कंठ में क वर्ग आता है, ए आ जाएगा। हमारा विसर्ग भी कंठ में शामिल किया जाता है, और है भी इसमें शामिल होगा। देखो, कंठ का तो ये रहा, जो यहाँ का पॉइंट होता है ना, मतलब इतना ये कंठ के अंदर ही गिना जाता है, इसको कंठ्य वर्ण बोलते हैं। मूर्धन्य, तालु, दंत हो गया था और कंठ हो गया था। तो इसमें अब देखो, एक ओष्ठ बचा है जिसमें वर्गीय वर्ग है, वो वर्गीय व्यंजन है, वो कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, ओष्ठ ये भी, इसको भी हम अलग कर सकते हैं आसानी से। जो होठों की आकृति के आधार पे बने वो ओष्ठीय वर्ण होते हैं। इसमें ऊ और पय वर्ग आता है ना। अब जो दो वर्णों से मिलके जो बनता है ना, उसकी बात करेंगे हम, उस व्यंजन की। व्यंजन हो या स्वर हो, कोई भी हो। देखो, वय का स्थान दंतोष्ठ होता है, तो वय को हम दंत और ओष्ठ, मतलब दांत और होठों का दोनों को साथ में मिला के बोले वो वय होता है। साथ साथ में आप उच्चारण करके भी देखना। फिर देखो, दो से मिलकर जो बने ना, वो मैं अब करवा रही हूँ। ओष्ठ और कंठ, मतलब
सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, कंठ पहले आएगा इसमें, होस्ट बाद में आएगा, कंठोष्ठ। सॉरी ये गलती से हो गया है, कंठोष्ठ वर्ण होते हैं ये, कंठ और ओष्ठ। इसमें देखो ओ औ आता है, और ये वाला ओ इसमें ऐसे बोलते हैं ना। कौन कौन से वर्ड आते हैं, एक दो मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूं आपको। जैसे चौंक, चौक का उच्चारण करें तो ओ की जो मात्रा ध्वनि निकलती है ना वो कंठोष्ठ में आएगा। जैसे डॉक्टर, ऐसे वर्ड मैंने एग्जाम्पल के लिए एक दो बताए, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो ये ओ की ध्वनि निकलती है वो कंठोष्ठ में होती है। इधर से क्लियर हो गया। देखो कंठ तालु है ना, कंठ तालु, तो इसमें देखो कंठ और जो तालु का भाग मिलकर बनते हैं वो कंठ तालु में आते हैं। और कंठ तालु के वर्ण कौन कौन से हैं, ए आई। ठीक है, दो वाले हो गए ना, दो वर्णों से मिलके जो व्यंजन और स्वर की मतलब होती है उसकी जो रचना, उस हिसाब से। अब देखो हमारा पंचम वर्ण या नासिका में आते हैं जो यम गणनम और अंग अनुस्वार, ये हमारे नासिका का होता है। डायग्राम बनाने का ये उद्देश्य है कि आप इसको देख के आसानी से मतलब समझ सकते हो कि कौन सा पार्ट किस हिसाब से है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।